नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना लगातार कह रहे हैं कि सेडिशन का जो लॉ है, राजद्रोह कानून है, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। 150 साल पहले अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था और उनका मकसद ये था कि किसी तरह से हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाया जाए, उनके विरोध को कुचला जाए, और इसीलिए उन्होंने इस कानून का इस्तेमाल लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, इन सब के खिलाफ किया। लेकिन सवाल उठता है कि आजादी के 74 साल बाद तक ये कानून क्यों मौजूद है। 1962 में केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की, जो कि सेक्शन 124A के तहत आता है आईपीसी के, उसको वो अपहेल्ड किया था, उसको वैधता मान लिया था उसकी। लेकिन ये भी कहा था कि जब तक कोई वायलेंस ना हो तब तक ये कानून लागू नहीं होता है। उसके बाद भी इसको कई बार परिभाषित किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल के समय में, पिछले खास तौर पर 5-7 सालों में, इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हो, मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, प्रदर्शनकारी हो, आंदोलनकारी हो, सबके खिलाफ इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले हरियाणा में किसानों ने एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी की विंडशील्ड फोड़ दी। उन 100 लोगों के खिलाफ सेडिशन का कानून लगा दिया गया। तो ये परेशान करने के लिए, धमकाने के लिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। सवाल उठता है कि अगर चीफ जस्टिस रमन्ना ये कह रहे हैं कि कानून हटाया जाना चाहिए, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? क्या सरकार अभी तक जिस तरह की दलीलें दे रही है उनसे पीछे हटेगी? और अगर नहीं हटती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे जी, जो कि जाने माने वकील भी हैं। तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। दवे साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल यह है कि एक तो ये कानून आजादी के इतने सालों बाद तक बना हुआ है। अभी हाल में विनोद दुआ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, और भी पत्रकारों के खिलाफ, सीए के जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ भी लगातार हो रहा है, लेकिन इसे हटाया नहीं जा पा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, राजकारण को तो आप समझते ही हैं। राजकारण में कोई राजकारणी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे रीजनल पार्टीज का हो, जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या ममता जी की पार्टी हो, कोई भी हो, एक राजकारण में एक नियम, अनरिटन रूल है कि किसी को क्रिटिसिज्म कोई भी तरह से अच्छी नहीं लगती है। तो कोई भी राजकारणी को अगर नागरिक खड़ा होकर बताता है कि आप गलत कर रहे हैं या आपके कोई एक्शंस गलत हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। और जब उनको लगता है कि उन्होंने सही में गलत काम किया है और नागरिक खड़ा होकर बता रहा है, तो ये लोगों में फैल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसलिए इस एक बेचारे नागरिक को पकड़ के हम कैसे बंद कर दे, कैसे रोक दे, तो वो रोकने के लिए ये ऐसे कानून का प्रयोग करते हैं। तो इनका बहुत सीधा मकसद है। इनका मकसद है एक तरह का डर फैलाने का पूरे राज्य में, जहां जहां वो राज करते हैं, या पूरे देश में, ताकि नागरिकों में एक भय सा फैल जाए और नागरिक कभी खड़ा होकर सरकार का प्रश्न ना कर सके, सरकार की आलोचना ना कर सके, या तो सरकार को बता ना सके कि आप सही रास्ते पर नहीं है। तो ये इसके कारण अनफॉर्चुनेटली ये जो कानून है जो अंग्रेजों ने बनाया था, विदेशी ताकत की बात एकदम अलग है। अंग्रेज आए थे यहाँ से 5000 माइल दूर से उस जमाने में, और इस देश में बहुत थोड़े बहुत अंग्रेज थे। पूरा देश उनके सामने हिंदुस्तानियों का था।
अब इस पूरे हिंदुस्तानियों को, इतनी सारी बस्ती को, उस वक्त भी 50 करोड़ की बस्ती थी, ऐसी बस्ती को कैसे उनके ऊपर राज्य किया जाए चंद लोगों के थ्रू। तो वो चंद लोग ऐसे कानून का प्रावधान कर दिए ताकि वो लोगों को उससे डरा सके। अब आजादी के बाद लोगों को डराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अल्टीमेटली, हर एक सरकार एक पॉपुलर सरकार बननी चाहिए, और वो बताते भी है जब इलेक्शन में लड़ते हैं, इलेक्शन में जब कैंपेन करते हैं कि वी आर ए पॉपुलर गवर्नमेंट। अब एक बार बैठ जाते हैं सत्ता में, तब उनका रुख एकदम बदल जाता है। वो एक दुख की बात है कि सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में हो तो वो क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह से ले नहीं पाती है, उसको पचा नहीं पाती है, और उसके ऊपर कभी एक्शन तो ले भी नहीं पाती है। तो दिस इज द रियल फंडामेंटल प्रॉब्लम अबाउट दिस लॉ। जी, लेकिन सरकारें अक्सर ये कहती रही हैं कि राजद्रोह के मामले भी होते हैं और उनसे निपटने के लिए हमको एक ऐसा कानून चाहिए। अभी भी यही कहते हुए डिफेंड किया जा रहा है। तो आप इस दलील से कितना सहमत? देखिए, हमारा देश बहुत मजबूत देश है। हमारा देश कोई 1 या 10 या 100 लोगों की कुछ भी कार्यगति से देश कभी वीक होने वाला नहीं है। ये अखंड राज्य है। भारत एक अखंड राज्य है और अखंड ही रहेगा, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि अखंड रहे। हाँ, टेररिज्म का जरूर मसला है हमारे सामने, बहुत सालों से चल रहा है। पहले इस्लामिक टेररिज्म तो है ही, पिछले 40 साल से सिख टेररिज्म भी आया, थोड़ी बहुत चैलेंजेस माओइस्ट से भी हैं, पर इन सब के लड़ने के लिए सरकारों के पास और बहुत सारे कानून मौजूद हैं, और वो उनके लिए टेररिज्म को फाइट करने के लिए उन कानूनों का प्रयोग कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं करता हूं, मैं उनके एकदम खिलाफ हूं। पर सिडिशन, राजद्रोह का जो मामला है, ये राजद्रोह एक नागरिक के खिलाफ यूज करने का, आज चुनौती क्या है देश के सामने? चुनौती ये नहीं है कि कानून, सरकार के पास सत्ता है। चुनौती ये है देश के सामने कि सरकार इस पावर का, इस सत्ता का दुरुपयोग, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, उसका दुरुपयोग बिना कोई कारण तरह तरह के नागरिकों के खिलाफ कर रहे हैं। तो अगर किसी ने ट्वीट कर दिया, अब चीफ मिनिस्टर के सामने या प्रधानमंत्री के सामने, उसके सामने लगा दो। किसी ने किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, उसके सामने लगा दो। किसी ने कुछ और कर दिया, उसके सामने लगा दो। तो ये जो बिना कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है, और इस दुरुपयोग को अनफॉर्चुनेटली रोकने के लिए हमारे पास कोई सक्षमता नहीं बची है। जुडिशरी का ये दायित्व बनता है कि ये दुरुपयोग को, उसको दे शुड निप इट इन द बट। जब भी जैसे ही सिडिशन का चार्ज लगाकर एक्यूज को उनके सामने पेश किया जाता है, तुरंत जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को या डिस्ट्रिक्ट जज साहब को पूछना चाहिए कि भाई इसमें सिडिशन क्या है, और उसी वक्त उनको बोलना चाहिए कि आप सिडिशन का सेक्शन इनमें से हटा दो। पर वो नहीं करते हैं, क्योंकि जुडिशरी एक ताकत जो उनके पास है, उस ताकत का उपयोग नहीं करती। उनकी जिम्मेवारी है, मॉरल और लीगल, कि भाई ये जो अगर सरकार ऐसे दुरुपयोग करती है तो उसको तुरंत ही रोका जाए। और पुलिस का मकसद क्या है? पुलिस और राजकारणियों का मकसद ये है कि ऐसे लोगों के थोड़े समय के लिए अंदर कर दो, 6 महीना, साल, 2 साल अंदर रहेंगे या 4 साल अंदर रहेंगे, बेल नहीं मिलेगी तो अपने आप चुप हो जाएंगे, और लोगों में डर फैल जाएगा ना। ऐसा माहौल ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हम एक बहुत सुंदर डेमोक्रेसी है, एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब इस डेमोक्रेसी, देखिए, आपको एक चीज जरूर आपके माध्यम से लोगों से प्रार्थना करूंगा कि हर एक नागरिक सोचे कि 1880 से लेकर 1947 तक जो फ्रीडम स्ट्रगल चली, उसमें लाखों लोगं ने बलिदान दिए हैं ये फ्रीडम लाने के लिए। लोकशाही लाने का कोई, लोकशाही ओवरनाइट नहीं आई है। ये लाखों लोगों ने, उस मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन सब थे, हर एक तरह के लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, हर एक तरह के लोग था। अमीर आदमी था, गरीब आदमी था, राजकारणी था, शिक्षक था, हर एक आदमी ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने जो लोही दिया है देश की स्वतंत्रता के लिए, उसको हमें हर एक पल सोचना चाहिए, हर एक पल उसका हमें आदर करना चाहिए। मैं तो कहता हूं उनकी पूजा करनी चाहिए।
तो पूजा आप कब कर सकते हैं उनके सेक्रीफाइसेस की, कि भाई हमारी लोकशाही को हम इसी तरह से इंटैक्ट रख सके, इसी तरह से उसको बचा सके कि उसका कोई उसमें कोई तरह का दुरुपयोग ना हो। आज स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे बड़ी हमारे पास क्या गिफ्ट आई? सबसे बड़ी गिफ्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, उसमें फंडामेंटल राइट्स आए, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास एक जबरदस्त हक मिल गया नागरिकों को। तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को किसी भी तरह से कोई भी सरकार अगर उसके ऊपर रोक लगाती है, उसको छीनने की कोशिश करती है, तो हमें सब मिलकर सरकार को बताना चाहिए कि ये गलत है, आप मत करिए, इससे लोकशाही पर बड़ा अटैक होगा और अल्टीमेटली लोकशाही मिट के सरमुक्त हथियारशाही बन जाएगी। तो उसके लिए हमें चौकन्ना रहना जरूरी है। जी दवे साहब, ये बताइए कि ये कानून खराब है या कानून को लागू करने वाले गड़बड़ कर रहे हैं या जुडिशरी का फेलर है? देखिए, तीनों चीज है। कानून की आज कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि देशद्रोह का कानून अब रहना चाहिए। इंग्लैंड ने खुद निकाल दिया है। अंग्रेजों ने जो लाए थे 100 साल पहले, अगर उन्होंने अपने देश में नहीं रखा है तो हमें क्यों रखने की जरूरत है स्वतंत्रता के बाद? तो जरूर सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के केस में इसको अफोर्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, बट मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त 1962 में सुप्रीम कोर्ट को कभी ये इमेजिनेशन नहीं हुआ होगा कि इतनी बुरी तरह से इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए आज अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सही तरह, और इसीलिए प्रधान न्यायाधीश की जो वेदना थी, मैं तो कहता हूं उन्होंने एक वेदना प्रकट की है एक 130-40 करोड़ लोगों के लिए, कि सरकार आप सोचिए इसको इसकी क्या जरूरत है, इसका कैसे दुरुपयोग होता है, इसको हम कैसे रोक पाए, तो आप सोचकर इसको निकाल दीजिए। तो ये जो वेदना थी इनकी, ये पूरे देश के लिए मैं तो समझता हूं कि एक सुंदर म्यूजिक है हमारे कानों के लिए, क्योंकि अब तक आप देख रहे हैं पिछले बहुत सालों से कोई भी चीफ जस्टिस, पिछले 4 चीफ जस्टिस ने कभी नागरिकों के लिए खड़े रहकर कोई भी ऐसी बात नहीं की। अब जब रमन्ना साहब बात कर रहे हैं तो मैं जरूर समझता हूं कि कानून गलत है, इसको विड्रॉ करना चाहिए। कानून का एप्लीकेशन तो हॉरिबल है, खूब ही खराब है और एकदम नॉन जुडिशियस है, और उसके साथ साथ जुडिशरी का भी मैं समझता हूं कि बहुत टू ग्रेट एक्सटेंट जुडिशरी का फेलियर है कि ऐसे गलत स्टेप्स को, ऐसे गलत इन्वोकेशन ऑफ 124A को हजारों केस में जुडिशरी ने अच्छी तरह से एग्जामिन करके उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया लोगों के खिलाफ। तो तीनों चीज बनी है, इसलिए ये एक ऐसा मौका आया है, सुनहरा मौका सरकार के लिए, जुडिशरी के लिए और नागरिकों के लिए, जहां इसको हटाने के लिए एकदम पहल करनी चाहिए। जी, इस कानून में जो कन्विक्शन रेट है 2019 में केवल 3% था और उसके पहले भी बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब 100 मामलों में केवल 3 मामलों में सेडिशन का मामला बनता था। अब आप देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर इस कानून का इतने सालों से दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जुडिशरी ने भी कोई दखल नहीं दिया। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन में जब रहते हैं तो विरोध करते हैं, पावर में आते हैं तो इसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। ये जो पूरा एक तरह से एक ब्रेक डाउन है टोटल सिस्टम का, उसको इस तरह से भी देखा जाए क्या? नहीं, एक बहुत दुख की बात है कि ये गलत कानून और इसका गलत उपयोग, दोनों चीज को ना तो राजकारण रोक सका है, ना तो पार्लियामेंट रोक सकी है, ना तो जुडिशरी रोक सकी है, ना तो पुलिस रोक सकी है। आज पुलिस का भी दायित्व बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बनता है कि हर एक पुलिस ऑफिसर इसको इन्वोक करने के पहले सोचे कि क्या इस केस में इसको इन्वोक किया जा सकता है, क्या सेडिशन का लॉ अप्लाई करता है। देखिए, 3% का कन्विक्शन है, मेरे ख्याल से 3% भी गलत है, क्योंकि मैं तो जो केस देख रहा हूं, पिछले 42 साल से वकील हूं, मैंने जो केसेस देखे हैं, इसमें से मुझे शायद एक आध केस कभी ध्यान में आया होगा जहां सेडिशन वाज क्लियरली अट्रैक्टेड। और वो भी आप सेडिशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे दूसरे प्रावधान हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, आईपीसी में और दूसरे कानूनों में, जैसे यूएपीए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वो सब है आपके पास, तो आप उसको लगा सकते हैं।
तो ये मैं क्या समझता हूं कि वैसे भी हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट तो बहुत ही पुअर है। मैं नहीं मानता हूं कि इवन इन ऑर्डिनरी क्राइम्स अवर कन्विक्शन रेट कैन बी मोर देन 15 to 20%। और डिफिकल्टी क्या है कि अगर 70 से 80% लोग निर्दोष बरी किए जाते हैं, वो बेचारे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और अभी आगरा में आपने देखा एक केस में 14 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। उसमें कोई बालक भी थे जो भी जेल में रहे। तो ये पूरी सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। और मैं जरूर मानता हूं कि चीफ प्रधान न्यायाधीश साहब की ये जो पहल है ये उसी दिशा में है। और मैं नहीं समझता हूं कि यहीं से सुप्रीम कोर्ट अब रुकने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट ये सिस्टम को किसी तरह से इंप्रूव करेगी। वो जरूर ये चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो सहयोगी जजेस हैं वो सब सोचेंगे। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि बार बार बहुत सारे जजेस लोगों के, नागरिकों के मूलभूत अधिकार के लिए बोल रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और अपने ऑर्डर्स में भी बोल रहे हैं, अपने हियरिंग्स में भी बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चेंज आ रहा है। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि भगवान चीफ प्रधान न्यायाधीश और उनके सभी सहयोगी जजेस को शक्ति दे और नागरिकों की हक की सुरक्षा के लिए आगे ठोस कदम उठाए। जी दवे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून में ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि पुलिस मनमानी ना कर सके, जिस पे भी चाहा सेडिशन का केस ठोक दिया? ये कैसे होता है? और अगर वो ये गलती करती है तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले दिल्ली में मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस के खिलाफ 25,000 रुपए का जुर्माने का ऑर्डर किया है, या 50,000 रुपए का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में किया नहीं था जो करना चाहिए था। ये जुडिशरी के पास सत्ता है। जब जज किसी एक्यूज उनके सामने पेश किया जाता है कोई भी क्रिमिनल केस में, तो जुडिशरी का एक लीगल दायित्व बनता है, मॉरल दायित्व बनता है और कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है कि उसकी जो अरेस्ट है उसको एक बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करे पहले दिन से, कि भाई अगर नागरिक की आप फ्रीडम ले रहे हैं, उसकी लिबर्टी छीन रहे हैं, तो वो सही तरह से छीन रहे हैं, उसमें कानून का सपोर्ट है कि नहीं। तो ये करना बहुत जरूरी है। रहा बात एप्लीकेशन, देखिए सेक्शन बहुत क्लियर है। सेक्शन 124A जब भी आता है, एप्लीकेशन कब होती है? जब कोई ऐसे स्टेटमेंट करता है देश के खिलाफ जो कि सही में देश में विद्रोह पैदा करने की परिस्थिति खड़ी करता है, और उसके साथ साथ वायलेंस होता है। अगर वायलेंस नहीं होता है, कोई विद्रोह सा नहीं होता है, एक बच्चा सीए के प्रोटेस्ट में खड़ा होकर, एक लड़की बेचारी या 4 लड़कियां खड़ी होकर सीए प्रोटेस्ट करे और हम उनके खिलाफ सिटीशन लगा दो, तो ये तो एक कलंक है हमारी गवर्नेंस पर और हमारी पुलिस पर एक कलंक है। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली पुलिस जो इतनी अच्छी फोर्स है, इतना अच्छा काम करती है, अदरवाइज उनको ये सब नहीं करना चाहिए। उनके लिए बहुत ही खराब एग्जाम्पल है। और पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि कुछ भी करे। देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, कि पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या पॉलिटिशियन हो, हर एक आदमी या जज हो, हर एक आदमी जो पब्लिक लाइफ में है, उसका एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो बंधारण को अच्छी तरह से समझे, और बंधारण में जो मूलभूत हक दिए गए हैं वो मूलभूत हकों की एक स्टडी करे। और उनको समझना चाहिए कि नो सिटीजन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नाउ विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। नाउ कैसे उसको आप अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी क्या बोलती है? ये नागरिक को, पुलिस ऑफिसर को पहले सोचना चाहिए कि ये लड़कियों ने जो स्टेटमेंट किए सीए के खिलाफ, ये उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट गारंटीज देम ए राइट टू क्रिटिसाइज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर उनका ये फंडामेंटल राइट है तो पुलिस ऑफिसर शुड थिंक 50 टाइम्स 100 टाइम्स बिफोर इवन इन्वोकिंग दिस सेक्शन ऑफ देशद्रोह। तो मेरे ख्याल से देयर इज इनबिल्ट चेक्स विद इन द सेक्शन, बट ओवरऑल what is mother of all laws is constitution law,
एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को कोई कभी एक मिनट के लिए भूलना नहीं चाहिए। ये हमारी गलती है कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को पढ़ाते ही नहीं है, और इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का प्रोटेक्शन करना हमारे देश में बहुत मुश्किल हो रहा है। जी दवे साहब, लोअर जुडिशरी में अगर इस तरह की चूक होती तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी न तो संज्ञान लिया खुद, और जब मामले आए तो वो अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। आप भीमा कोरेगांव के मामले को ले लीजिए, स्टेन स्वामी को जमानत नहीं मिली, वो बेचारे मर गए। वरवर राव के साथ क्या हुआ हम जानते हैं, सुधा भारद्वाज, गौतम नालुखा, ये तमाम लोग इतने सालों से जेल में बंद हैं और उन पर इस तरह के चार्जेस लगाए। वहां अखिल गोगोई के साथ जो किया असम की सरकार ने और केंद्र सरकार ने एनआईए के जरिए, हालांकि उनके मामले अब रद्द हो गए, लेकिन जो इस्तेमाल करके सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट को दबाना था और चुनाव जीतना था, वो सरकार ने कर लिया, बीजेपी ने कर लिया। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कुछ सुओ मोटो कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी नहीं दिख रही। देखिए, एक चीज जरूर है कि जुडिशरी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। अब देखिए 1984 के दंगे, अब सब जानते हैं कि दंगों के पीछे किसका हाथ था, कि किसने इस दंगों को करवाया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो राजकारणी से लेके मिनिस्टर से लेके ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स एंड मेनी पॉलिटिकल लीडर्स, सबकी इन्वॉल्वमेंट थी। कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। 2002 में गुजरात राइट्स हुए, उसमें भी सबकी इन्वॉल्वमेंट थी, सब जानते हैं। कोई आदमी जो कि एक जिसका कोई स्टेटस था, जिसका कोई पोजीशन था, ऐसे आदमी को जुडिशरी ने कभी प्रश्न नहीं। अभी यूपी में आपने 400-500 एनकाउंटर करके लोगों को मार दिए, कोई एक्शन नहीं, पूरी जुडिशरी साइलेंट बैठती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट किया गया है, ना कि बंगाल में भेज के एक टीम भेज के ममता की सरकार के खिलाफ कुछ एविडेंस खड़ा करने के लिए। उनका काम ही अलग है। तो ये अनफॉर्चुनेटली एट एवरी स्टेज जुडिशरी हैज फेल्ड इन द पास्ट. Let us forget that now. Let us hope and pray that under the new leadership of Chief Justice Ramna, a new awakening is taking place, and because of that awakening, perhaps what has happened in the past, we must put it behind. We should look forward to a strong judiciary. Nobody says that judiciary should condone every violent act or illegal act of a citizen. No. If the citizen is really guilty of an offense, he must be taken to task, he must be charged, he must be tried, and he must be sentenced, but not innocent citizens. अब जब innocent citizens के सामने लग रहे हैं गलत charges, तो judiciary should immediately step in and set them on bail. अब Stan Swamy की death, there is no doubt that judiciary is singularly responsible for his death. क्योंकि अगर एक 84 साल का आदमी जिसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक दिन का रिमांड नहीं मांगती है, तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन जब आप चाहते नहीं है, तो आप उसको जेल में रख के करना क्या था आपको? अब वो जब एक स्ट्रॉ पीने के लिए मांगता है कि मेरी हेल्थ ऐसी है कि मैं पानी नहीं पी सकता हूं, जज बोलता है आपको स्ट्रॉ नहीं मिलेगी। और जब हाईकोर्ट में जाता है अप्रैल में, तो हाईकोर्ट उसकी पिटीशन पर 2 महीने का एडजमेंट कर देती है, और फिर जजेस बोलते हैं कि हमें बहुत दुख हुआ कि उनका मृत्यु हो गया। मैं तो कहता हूं कि ये मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन जजेस के पास दिल है कि नहीं है। तो ये एक बहुत ही दुख की बात है कि जुडिशरी सो फार हैज बीन वेरी वेरी सिलेक्टिव। अब अर्नब गोस्वामी साहब आते हैं कोर्ट में, तो सडनली जजेस रिमेंबर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गिव अ बिग लेक्चर एंड अ बिग डिसीजन. Good enough, I welcome it. If Arnab was wrongly arrested, he must be released. And Supreme Court did the right thing releasing him. उसमें कोई मेरे उसमें वो नहीं, nobody can dispute that. But the same law must apply when Sudha Bharadwaj comes to Supreme Court. उसको फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मैडम जाइए ट्रायल कोर्ट में, आपका केस बहुत बढ़िया है, आप ट्रायल कोर्ट में जाइए और आपको बेल मिलेगा। उस स्टेटमेंट के बाद आज 2 महीना हो गया, अभी तक उनको बेल नहीं मिला है। तो ये सब ये बात है। तो मैं ये उत्तर प्रदेश का सिद्दीक कप्पन का मामला देखिए, हाथरस केस के लिए वो जा रहे थे, उनको 6-7 महीने से जेल में बंद करके रखा। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। उनकी मां की मौत हो चुकी है,
उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। मैं तो कहता हूँ कि ये सब फेक एनकाउंटर करके लोगों को मार दिया, 400-500 लोगों को, तो पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक्शन लेती है सो मोटो? ये क्या देशद्रोह नहीं है कि नागरिकों को आप मार दे रहे हैं? क्या ये कॉन्स्पिरसी नहीं थी? आज असम में भी ऐसे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं। अगर आपको जुडिशरी में श्रद्धा नहीं है, आप क्यों एनकाउंटर करते हैं? एनकाउंटर इसलिए कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि भाई इनके खिलाफ आप केस नहीं साबित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं करती है, आपकी पुलिस एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकती है। अगर आप सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सही सबूत लाएंगे, तो जुडिशरी कभी उनको बरी नहीं करेगी, रिहा नहीं करेगी। जुडिशरी जरूर उनको गिल्टी फाइंड करेगी। तो आप अपनी फेलियर को छुपाने के लिए एनकाउंटर्स कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि टाइम हैज कम कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। और इस एकदम गलत प्रैक्टिस, ये फ्यूडल प्रैक्टिस है कि किसी को भी उठाकर आप उनका एनकाउंटर कर दो और मार दो। ये लोकशाही में ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए नहीं है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं है। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, कल के आने वाले देशवासियों के लिए ऐसा देश दे, ऐसी लोकशाही दे जो कि एक मजबूत लोकशाही हो, वो एक सख्त स्ट्रॉन्ग पाए पर, फाउंडेशन पर बनी हो, और उसकी बुनियाद ऐसी हो कि ऐसा कुछ गलत कभी ना हो, हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। ऐसी हमें फ्यूचर जनरेशन को देश देना है। उसके लिए सबको काम करना है, राजकारणी को भी करना है, ब्यूरोक्रेट को भी करना है, पुलिस को भी करना है, वकीलों को भी करना है, जजेस को भी करना है, पत्रकारों को भी करना है, और नागरिक को भी करना है। तो जब तक ये हम नहीं समझेंगे तो तब तक देश को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हम धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। देश एक पुलिस स्टेट बन रहा है आज के दिन, जो सही नहीं है, जो एक अच्छी बात नहीं है। देश में कभी फियर का एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। लोगों को ऐसी होनी चाहिए जागृति कि मैं कुछ भी बोलूं, हाँ, मैं गलत नहीं बोल सकता हूं, मैं इलीगल चीज नहीं बोल सकता हूं, मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं, बट विद इन माई राइट्स, इफ आई क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, इफ आई अपोज द गवर्नमेंट, तो आई शुड बी श्योर कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। ऐसा वातावरण हमें पैदा करना है। जी दवे साहब, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी इसका मिसयूज करती थी, रीजनल पार्टी भी मिसयूज करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसका उपयोग ज्यादा किया गया, दुरुपयोग ज्यादा किया गया, और हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पर और भी ज्यादा हो रहा है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं तो पहले भी बोला है कि this kind of encounters, this kind of abuse of power, there is no doubt that this is part of an long term agenda of every political party. कांग्रेस के शासन में भी हुआ है इसका दुरुपयोग, और 1984 राइट्स तो एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। अगर 2002 कलंक है तो 84 का राइट भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे दूर नहीं है। सभी पॉलिटिकल, कांग्रेस के राज में मैं देखता था, गुजरात में जब मैं सरकारी वकील सरकार के लिए पेश होता था इन अर्ली 80s, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी were being charged falsely and implicated under Maintenance of Internal Security Act and National Security Act. Large number of people. And मेरे पास जब भी केसेस आए, मैंने खड़ा होकर कोर्ट को बोल दिया कि इनको छोड़ दीजिए आप। तो ये यस, अभी आजकल क्या हो गया है कि ये ज्यादा डिसेंट के लिए सरकार बहुत सेंसिटिव हो गई, जो जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ी बहुमत मिली है। उनको किसी की क्रिटिसिज्म से, किसी के ऑपोजिशन से डरने की बात ही नहीं है। उनको तो वेलकम करना चाहिए। उनको बताना चाहिए नागरिकों को कि आपको लगे कि हमारी नीतियां सही नहीं है, हमारे कानून सही नहीं है, तो आप आगे आइए और हमें बताइए, आप प्रोटेस्ट करिए, नो प्रॉब्लम अबाउट इट।
तो ये एक अजीब बात है कि इतनी बहुमत के बाद भी ये सरकार डर रही है लोगों से। दो लड़कियां खड़ी होकर अगर सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है तो ये इतनी पावरफुल सरकार उनको जेल में भेज देगी देशों के। ये तो हंसने की बात है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकली मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत, देखिए हमारे देश में आज दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। सब पॉलिटिकल पार्टी का एक दायित्व बनता है कि वो ऐसी तरह से माहौल पैदा करे देश में कि जो माहौल एक बंधारण के साथ चले, बंधारण के नीचे चले। और बीजेपी को तो इसमें मैं तो समझता हूं कि क्योंकि बीजेपी में बहुत अच्छे नेता है, जैसे कांग्रेस में भी बहुत अच्छे नेता है, और बीजेपी के साथ आरएसएस जैसी बहुत सुंदर संस्थाएं, मैं आरएसएस से एग्री नहीं करता हूं उनकी विचारधारा से, बट फिर भी कहता हूं कि आरएसएस एक बहुत अच्छी संस्था है। आरएसएस शुड गाइड बीजेपी कि भाई ये सब गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी इमरजेंसी के खिलाफ इतना बोलते हैं, सही बोलते हैं, इमरजेंसी वाज अ ब्लैक चैप्टर इन इंडियाज डेमोक्रेसी। तो आप जो अनरिटन इमरजेंसी ला रहे हैं उसके खिलाफ तो बोलिए, उसकी जरूरत है कि भाई ये देश ऐसे एनकाउंटर सस्टेन नहीं कर सकता है, ऐसी अरेस्ट सस्टेन नहीं कर सकता है। तो ये एक डिबेट देश में पैदा करने की जरूरत है। जब तक ये डिबेट हम पैदा नहीं करेंगे, जब तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी नागरिकों में, क्योंकि नागरिक को भी समझना चाहिए उसके क्या हक है और उसके क्या लिमिटेशंस। आज हमारे पास हक है, हमारे पास ड्यूटी भी है। प्रधानमंत्री ने अभी पीछे कोई दिन पहले बात की थी आर्टिकल 51A की, कि हमारी नागरिकों की बहुत सारी ड्यूटीज है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी बताना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार को बताइए कि उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज है, और एक ड्यूटी है कि नागरिकों की लाइफ और लिबर्टी की संपूर्ण सुरक्षा करें। जी, मेरा अगला सवाल है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल साहब, उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि इस कानून में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, लेकिन ये कानून बना रहे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से सरकार ये कानून रद्द करने के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं, सरकार के लिए रद्द करना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, सरकार ने बहुत सारे कानून रद्द कर दिए हैं, हंड्रेड्स ऑफ लॉज दिस गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड, पर ये कानून जल्दी से स्क्रैप नहीं करेंगे, क्योंकि कोई कारण से सरकार क्रिटिसिज्म सस्टेन नहीं करना चाहती है, जो एक अजीब बात है। इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, क्योंकि इतनी बहुमत के बाद अगर आप क्रिटिसिज्म सह नहीं पाते, पचा नहीं पाते, तो बहुत ही एक स्ट्रेंज चीज है। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार एग्री करेगी। और वेणुगोपाल साहब जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हैं, और मेरे लिए तो एक बहुत रिस्पेक्टेड एल्डर एट द बार है। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी एंड आई रिस्पेक्ट हिम पर्सनली अ लॉट, बट आई डोंट थिंक वेणुगोपाल साहब आज ऐसी पोजीशन में है जो सरकार को सही सलाह दे सके। मैं प्रार्थना करूंगा वेणुगोपाल साहब से कि वो सरकार को सही सलाह दे, और वो सलाह ये कानून को स्क्रैप करने की होनी चाहिए, क्योंकि वेणुगोपाल साहब ने तो बहुत देखा है। उन्होंने इतने साल, ऑलमोस्ट 65 years ही हैज बीन अ लॉयर, तो ही रियली नोज व्हाट इज द पोजीशन इन द कंट्री। तो आई रियली होप अगेंस्ट होप कि भाई वेणुगोपाल साहब सरकार को सही डायरेक्शन में ले जाए। तभी साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार इस कानून को रद्द करने के लिए नहीं मानेगी, तो जस्टिस रमन्ना कितनी दूर तक जा सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं कि सरकार इस कानून को हटाए? देखिए, चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन, ऑल्दो इट वाज अपहेल्ड इन केदारनाथ केस, नई चैलेंजेस आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रिट पिटीशन है, फाइल हुई है, और कोर्ट उनकी सुनवाई करेगी, और सुनवाई करके जो भी कानून बताता है उस हिसाब से कोर्ट उस पर डिसीजन लेगी। सुप्रीम कोर्ट आज भी कह सकता है, भले ही केदारनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया हो, बट आज सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से उसका प्रयोग हो रहा है उस हिसाब से बोल सकता है। और आज एक दूसरा चीज है कि 1960 से आज 2021 में राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक बहुत अलग सा मीनिंग आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आ गए हैं
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत सुंदर तरीके से उसका एक्सपेंशन किया है। और उस एक्सपेंशन के नजरअंदाज रखते हुए आज के दिन सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं आई हैव वेरी कॉन्फिडेंट कि इन टुडेस आज के जो इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19(1)(a) का, उन सब, और आर्टिकल 14 का, मैंने कहा गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 का इतना सुंदर अर्थघटन किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छी तरह से देख रही है। तो और लोगों को, नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स सही तरह से और इतनी वाइडली मिले, ऐसी सुप्रीम कोर्ट पहल कर रही है पिछले 30-40 साल से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा मानना है, एक हैविंग बीन अ लॉयर फॉर 42 years, कि आज के दिन ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड आई वुड बी सरप्राइज्ड कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना कहे। आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया तो सरकार के साथ उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, रोहिंटन नरीमन साहब की खंडपीठ ने उसको सही गैर कानूनी ठहराया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। वो तो रोज सुप्रीम कोर्ट और ऐसे बहुत सारे एक्शन लेती है, उसमें कोई, और मैं नहीं मानता हूं कि सरकार का ऐसा रुख है। सरकार जरूर एक मजबूत सरकार है मोदी साहब की, बट मोदी साहब का ऐसा रुख मैं नहीं देखता हूं कि वो जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रंटेशन में चल रहे हैं। नहीं, वो इनफैक्ट मैं बार बार उनके स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट भी देखता हूं कि वो जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और कभी कभी उनको अच्छा ना लगे कोई जजमेंट, बट कोई ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा है कि भाई उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी नाराजगी हो और ऐसी एग्जीक्यूटिव ऐसा समझे कि जुडिशरी बहुत ही कॉन्फ्रंटेशन ले रही है हमारे साथ। आई थिंक हर एक का रोल है, न्याय प्रणाली का, एग्जीक्यूटिव का और पार्लियामेंट का, तीनों का एक रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, और तीनों अपनी रोल और अपना स्टेटस समझती है। मैं नहीं मानता हूं कि हमारा देश अब बहुत ही आगे बढ़। लेकिन दवे साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज ने कहा था कि सरकार का दबाव है कोर्ट पर, और वो सरकार का दबाव सब लोग महसूस कर रहे हैं। आज बेशक सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बेहतर काम हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से खुश है। खासतौर से वैक्सीन के मामले में, जो कोरोना से निपटने के मामले में जो फैसले आए हैं, उसके बाद से सरकार का रुख बहुत अच्छा नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये 2 पहलू से देखनी चाहिए ये बात। सरकार का दबाव है जुडिशरी पर, चलो मान ले अगर है, तो जुडिशरी क्यों अपने आप को सरकार के दबाव के नीचे आने देती है? अगर अल्टीमेट तो रंजन गोगोई बता सकते हैं, दीपक मिश्रा बता सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल का परसेप्शन है, इंडिविजुअल का रुख है, इंडिविजुअल की एटीट्यूड है। आज मैं जैसा मानता हूं कि, और मैंने जो देखा है 42 साल में, मैंने जजेस देखे हैं जो ऐसे इतने फियर्सली इंडिपेंडेंट थे, इतने, मेरे खुद के फादर हाई कोर्ट के जज थे। मैंने देखा है कि उन सब का, जजेस का उन जमाने में इतना जबरदस्त इंडिपेंडेंस था, अपनी लाइफस्टाइल इतनी जबरदस्त अलूफ थी कि वो राजकारण से एकदम दूर रहते थे, कभी किसी से नहीं डरते थे, ना तो कोई उद्योगपति के दबाव में आते थे, ना तो कोई राजकारणी के दबाव में आते थे। ये एक इंडिविजुअल पर, और इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाने के लिए जिम्मेवारी जुडिशरी पर है। आज अगर हमारे पास गोगोई साहब जैसे जजेस आए हैं, तो जजेस को सिलेक्ट किसने किया है? जुडिशरी ने किया है, कोलेजियम ने किया है। तो मैं तो पब्लिकली बोलता हूं कि 1993 से जब कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने दाखिल किया है, तब से बहुत सारी खराब अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत अच्छी भी अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत खराब अपॉइंटमेंट हुई है, और बहुत खराब अपॉइंटीज जुडिशरी का नाम खराब कर रहे हैं। तो जो अच्छे जजेस है, वो मैं जरूर मानता हूं कि अब ऐसे दिन आ गए हैं कि ये सब अच्छे जजेस जुडिशरी को आगे ले जाने की पहल करेंगे, और ये जो भी जजेस अपने आप को दबाव में लाने देते हैं, उनको जरूर थोड़ा दूर रखेंगे। मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी आपने कहा कि
सेडेशन लॉ की जरूरत नहीं है, हमारे पास यूएपीए है, एनएसए है, लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये भी हम देख रहे हैं, अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि यूएपीए का बहुत बुरे तरह से इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हाई कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया जिसमें दोनों नताशा नरवाल, आसिफ तन्हा और देवांगना कलिता को रिहा किया गया। तो इन कानूनों को की भी जरूरत है क्या? एनएसए का उत्तर प्रदेश सरकार धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है, तो ये कानून भी कोई अच्छे कानून नहीं। देखिए, हमारी परिस्थिति थोड़ी डेलिकेट है एज ए नेशन। हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त चुनौती है टेररिज्म की पिछले 5 सदियों से, आई मीन 5 डेकेड्स, और वो चालू रहेगी, क्योंकि जब तक हमारे पड़ोसी देश हमारे देश को वीक बनाना चाहते हैं तो ये सब तो हमारे लिए चुनौतियां चालू रहेगी। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे कानून को हम स्क्रैप कर सकते हैं, पर एक चीज हमें जरूर लाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी नॉट ओनली ऑफ द पुलिस बट अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी। क्योंकि जुडिशरी का, जैसे मैंने बोला आपको कि पहले दिन जब यूएपीए का एक्यूज मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, उसी दिन जज को पूरी फाइल देखकर सोचना चाहिए कि भाई ये इन्वोकेशन सही है कि नहीं। अगर प्राइमा फेसी सही नहीं लगता है तो उस दिन उसको बरी कर देना चाहिए, और पुलिस को बोलना चाहिए कि अगर आप कुछ और ठोस सबूत लाए बाद में तो आप जरूर इन्वोक कर सकते हैं, उस दिन मेरे पास वापिस आइए। पर ये जब तक जुडिशरी समझेगी नहीं तो इसके लिए responsibility now entirely lies with the Supreme Court. How they can guide the High Courts, how the High Courts in turn can guide the subordinate judiciary. जब तक जुडिशरी एकदम सक्षम नहीं हो जाएगी, फियर्सली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी, थिंकिंग नहीं हो जाएगी, कॉम्पिटेंट नहीं हो जाएगी, कॉम्पिटेंट इन मेरिट्स, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि पुलिस, देखिए हम देख रहे हैं कितने सारे कमीशन बने, बहुत सारे कमीशनों ने बताया कि पुलिस में रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुलिस डायरेक्टली राजकारणी के नीचे काम करती है, और पुलिस के लिए आज ये बेचारे पुलिसमैन की हालत, कभी भी उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं भी सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो एक माहौल ऐसा बन गया है देश में जहां गवर्नेंस इज रियली अंडर चैलेंज। और उस स्थिति में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ये परिस्थिति को रोक लगा सकता है तो वो जुडिशरी है। तो जुडिशरी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगी पुलिस से, और जुडिशरी खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं देखेगी, तब तक इसको रोकना बहुत मुश्किल है। जी, आपने जुडिशरी की कई चीजें गिनाई, लेकिन करप्शन की चर्चा नहीं की। ये जो फाइनेंशियल और मोरल करप्शन है वो इतना ज्यादा हो गया जुडिशरी में कि सारे ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन सब इन्फ्लुएंस करते हैं, और जिन मामलों को नहीं सुनना है, जिनमें जमानत नहीं देनी, वो नहीं दी जाती है। और ये आप पिछले 5-7 साल में हम खूब देख रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक करप्शन इज एनी बिगर इश्यू इन जुडिशरी देन इट इज इन पब्लिक लाइफ, इन ब्यूरोक्रेसी और इन पॉलिटिक्स। देखिए, पूरे समाज में करप्शन है। समाज अपने आप को करप्शन से दूर नहीं कर पाता है। मेरा और आपका हक नहीं बनता है कि हम किसी और के करप्शन के बारे में सोचें, क्योंकि हम खुद करप्शन को रोक नहीं पाते। आज हम कहीं टिकट लेने गए पिक्चर में और टिकट ना मिले तो काले बाजार में टिकट लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो ये सब हमारे डीएनए में आ गया है करप्शन। यस, जुडिशरी हैज इटसेल्फ एक्नॉलेज कि करप्शन इज अ चैलेंज टू जुडिशरी, पर जुडिशरी का करप्शन इज रियली अ साइड इश्यू टुडे। पब्लिक लाइफ में जबरदस्त करप्शन, एवरीवेयर देयर इज करप्शन। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं है क्या? आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइए, आप कोई भी परचेस डिपार्टमेंट में जाइए, प्राइवेट कंपनी में आप सप्लाई करना ट्राई करिए। It is impossible for you to get access in private limited, large public limited companies in purchase department unless you grease the palms of those who are sitting in purchase department. So yeah, corruption has become part of our DNA. Yes, let's not talk about corruption in judiciary. I don't think that's an issue at all on which we should discuss. We have to discuss कि judiciary को कैसे मजबूत बनाया जा सके internally, और उसके लिए ये जो पहल है प्रधान न्यायाधीश साहब की, उस पहल का हमें सपोर्ट करना चाहिए, और उस पहल कैसे उसको लोगों तक लिया जा सके, समझाया जा सके, ये प्रयत्न
मीडिया को करना चाहिए। तो आपको आशा है कि इस सेडिशन लॉ के खिलाफ जो स्टैंड लिया है जस्टिस रमन्ना ने, उसका अच्छा नतीजा निकलेगा? हो सकता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए। आशा नहीं, मुझे जरूर कॉन्फिडेंस है कि कुछ न कुछ अच्छा इसमें से निकलेगा जरूर। और हम सब नागरिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा हमें गिफ्ट देगा इन फ्यूचर। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। और क्या आपको ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को यूएपीए के जो इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम उसको एक बार स्क्रूटनाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और सरकार को कुछ निर्देश देना चाहिए कि ऐसे मामलों में इसका इस्तेमाल ना हो? जरूर। अब जैसे मैंने बोला, भाई सुप्रीम कोर्ट अलोन, हर एक मैजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है, हर एक जज की जिम्मेवारी है, और हर एक मैजिस्ट्रेट जज और या तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज, सबकी जिम्मेवारी बनती है। सब लोगों को इसमें कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप नागरिकों की लिबर्टी के लिए, उनकी लाइफ के लिए अल्टीमेट प्रोटेक्टर तो जुडिशरी है। तो मैं जरूर मानता हूं कि धीरे धीरे ये समय बदलेगा, ये सब चीजें बदलेगी। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि सरकार भी कभी कभी, देखिए, इन सब चीजों में जो दुरुपयोग होता है अधिकारियों से, कभी कभी मंत्री गण या तो प्रधानमंत्री ये सब जानते नहीं है या समझते नहीं है। अब जैसे जैसे ये इसमें पब्लिक डिबेट होती जाएगी, तब उनको भी खुद लगेगा कि ये सब गलत हो रहा है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद इमरजेंसी के बहुत खिलाफ रहे हैं। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट बहुत बार दिए हैं कि इमरजेंसी में कितना दुरुपयोग हुआ। तो ये मैं जरूर मानता हूं कि धीरे धीरे सभी इंस्टीट्यूशन अपने आप को, पार्लियामेंट भी सोचेगी इसके बारे में, पार्लियामेंटेरियंस भी सोचेंगे, और जुडिशरी भी सोचेगी, और एग्जीक्यूटिव भी सोचेगा, और यहाँ नागरिक हम सब लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो सभी तरह से होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दवे साहब। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस रमन्ना की ये पहल कुछ असर करेगी और कम से कम ये सेडिशन लॉ खत्म होगा, और जो दूसरे काले कानून हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, उनके रोकने की दिशा में भी कदम उठाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।